नमस्कार। मैं डॉक्टर A.K. गुप्ता। जान है तो जहान है के नए एपिसोड में आपके सामने मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज का विषय है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी। हाई बीपी मैं समझता हूँ कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप में से शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति हों जो इसका नाम अभी तक आपने नहीं सुना। मगर हाइपरटेंशन के बारे में कुछ जो बातें हैं मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हाइपरटेंशन की सबसे बड़ी समस्या है कि जिस गति से इसकी संख्या लोगों में बढ़ती जा रही है वो एक महामारी का रूप इख्तियार ये करता जा रहा है। और बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि उन्हें हाइपरटेंशन है, जबकि वाकई में उन्हें हाइपरटेंशन होता है। और जिनको मालूम भी है, जो दवा का सेवन भी करते हैं, उसमें से लगभग 50 to 60% लोगों का बीपी नियंत्रण में नहीं है दवा खाने के बावजूद भी। तो आइए इसी गंभीर विषय पर हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे और कोशिश करेंगे कि बीपी को समय पर कैसे पहचानें और उसका उचित उपचार क्या होना चाहिए। दवा खाना सिर्फ इसका एक पहलू है, मगर सिर्फ दवा खाने से बीपी का उपचार नहीं होता है, कुछ अन्य बातों का भी ख्याल करना पड़ता है। तो बीपी के बारे में आपको मैं बताऊं कि बीपी जो नॉर्मल बीपी क्या है। नॉर्मल बीपी आजकल की जो नई गाइडलाइन है, जिन्हें अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है, जो ज़्यादातर मुल्कों में लोगों ने जिनको पसंद किया है और लागू भी किया है, वो है सामान्य बीपी जब हमारा 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 से कम हो, तब हम सामान्य बीपी वाले लोग कहे जाते हैं। और दूसरा पहलू है हाइपरटेंशन। जब 130 और 139 के बीच में सिस्टोलिक बीपी हो और 80 से कम डायस्टोलिक, और 80 और 89 के बीच में अगर डायस्टोलिक बीपी हो तो इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब हमारा ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा हो तो हम स्टेज 2 हाइपरटेंसिव कहलाते हैं। मगर इन दोनों के बीच में एक और है कैटेगरी जिसका नाम है एलिवेटेड हाइपरटेंसिव। इसका मतलब होता है ना ही आप नॉर्मल हैं ना ही आप हाइपरटेंसिव हैं, आप दोनों के बीच में खड़े हैं, जिसको पहले ज़माने में लोग प्री हाइपरटेंसिव स्टेज कहते थे। आजकल उसको कहा जाता है एलिवेटेड हाइपरटेंशन। इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि आपको चौकन्ना होने की आवश्यकता है। जब आपकी एलिवेटेड बीपी है, आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना है। मसलन अगर आपका वज़न ज़्यादा है, वज़न को नियंत्रित करें। आपके अपने भोजन में नमक की मात्रा को नियंत्रित करें। अल्कोहल इंटेक आपका ज़्यादा है तो उस पर अंकुश लगाएं। और अन्य बातें जैसे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है तो उसकी देखभाल करें। लाइफ स्टाइल के जो रिकमेंडेशन है उसका अनुपालन करें। तो ज़्यादा उम्मीद है, 50% से ज़्यादा उम्मीद है कि आप आने वाले समय में हाइपरटेंशन से बच जाएं, हाइपरटेंशन के ख़तरों से बच जाएं और आप सामान्य बीपी के कैटेगरी में आ जाएं। अगर आप लापरवाह रहेंगे तो एलिवेटेड बीपी की कैटेगरी हाइपरटेंसिव ग्रुप में आ जाएगी और आपको ढेर सारी दवाइयाँ और ढेर सारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। आइए अब आपसे मैं कुछ फंडामेंटल्स ऑफ बीपी के बारे में बताऊं कि बीपी की डायग्नोसिस कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा बात है।
शायद ही कोई डॉक्टर हों जिनके चैम्बर में बीपी नापने के इंस्ट्रूमेंट ना हो, जिसका नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर। ये बीपी इंस्ट्रूमेंट 4 टाइप के होते हैं। एक का नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर, जो सबसे पहले जिसे मरकरी स्फिग्मो मैनोमीटर के नाम से लोग जानते थे। इसको एक कफ को हाथों में लपेट दिया जाता है और इन्फ्लेट करने के बाद मरकरी इंस्ट्रूमेंट से स्टेथोस्कोप लगा करके हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लगाते हैं। दूसरा है जो ये अब डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आला की कोई आवश्यकता नहीं है, बाह में लगाएं, इन्फ्लेट करें, डिफ्लेट करें और वो डायस्टोलिक सिस्टोलिक बीपी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तीसरा है एनीरॉयड बीपी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आले की आवश्यकता पड़ती है और इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट की जगह एक घड़ी होती है जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा जहाँ साउंड अपीयर किया वो सिस्टोलिक, जहाँ साउंड ख़त्म हो गया वो डायस्टोलिक बीपी हो। ये 3 तरह के बीपी इंस्ट्रूमेंट बहुत ही कॉमन है। चौथा इंस्ट्रूमेंट है और जो टेक्निक है उसका नाम है ABPM, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग। ये सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है बीपी नापने का, जिसको सारी दुनिया ने गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक ऑफ बीपी इंस्ट्रूमेंट कहा गया। इसका इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा अब आजकल के दौर में हो रहा है कि अगर किसी डॉक्टर के चैम्बर में आपको पहली बार बीपी नापा गया और 140/90 या 150/90 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हाइपरटेंसिव हो गए हैं। हो सकता है कि आपके डॉक्टर के चैम्बर का वातावरण ऐसा भयानक लगता हो या उससे आप रिएक्ट करते हो कि आपको उस वातावरण में बीपी कुछ समय के लिए बढ़ गया। लेकिन आप 1-2 घंटे के बाद वही व्यक्ति अगर अपने घर पे बीपी जांच होती है तो उसका बीपी सामान्य लोग पाते हैं। तो ये वातावरण पर भी डिपेंड करता है। इसलिए याद रहे कि जब भी बीपी आपको नापा जाए किसी डॉक्टर के यहाँ या अस्पताल में और बीपी थोड़ा हाई लगे तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको 2-3 ओकेजन पर आप रिपीट कराएं बीपी, अपने घर पर, किसी और जगह, कभी सुबह में, कभी दोपहर में, कभी शाम में, और 3-4 रिकॉर्डिंग के बाद ही फैसला होगा कि आपको वाकई में ये बीपी है या ट्रांजिएंट बीपी का एलिवेशन हुआ था। मगर ये ABPM की जो मैंने बात बताई एम्बुलेटरी बीपी इंस्ट्रूमेंट के लिए, इसकी सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है वाइट कोट हाइपरटेंशन में। हम लोगों में से 30-40% लोग ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर के चैम्बर में बीपी बहुत हाई होता है, लेकिन वही व्यक्ति घर पर जांच उसी समय या बाद में कराए तो बीपी सामान्य आता है। इसको बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। ये क्लिनिक के वातावरण से या वाइट कोट एप्रॉन के रंग को देखकर कोई भी कारण से आउट ऑफ रिएक्शन ये बीपी बढ़ता है। तो ये एम्बुलेटरी बीपी इंस्ट्रूमेंट में एक बीपी इंस्ट्रूमेंट का कफ पेशेंट की बाह के चारों तरफ लगा दिया जाता है और उसको एक डिवाइस से जोड़ने के बाद उस डिवाइस को कमर में लगा दिया जाता है और पेशेंट को हम लोग 24 घंटे के बाद फिर अपना बुलाते हैं। वो जाए, जो काम करता है करे, जो खाना है खाएं, रात में सोएं और 24 घंटे के बाद उस डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के बाद हम लोग 24 घंटे का निकालते हैं डाटा कि मीन उनका कितना बीपी था, सवेरे जब उठे तो कितना बीपी था, रात में जब सोए तो कितना बीपी ड्रॉप हुआ। और इसको गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ बीपी एस्टिमेशन कहा गया है। तो इसका इस्तेमाल है वाइट कोट हाइपरटेंशन में, इसका इस्तेमाल है मास्क्ड हाइपरटेंशन में। मास्क्ड हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि डॉक्टर के चैम्बर में ठीक आता है मगर घर पर जब वही मरीज जाता है तो ज़्यादा बीपी आता है, वाइट कोट का ठीक उल्टा। या ऐसे लोग जो दवा खा रहे हैं लेकिन बीपी जिनका ठीक से कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो जानना चाहते हैं कि दवा असरदार हो रही है कि नहीं। या जो रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन है, जिनका दवा खाने के बाद भी बीपी नहीं घट रहा, वो भी अगर जांच कराएं तो उनको एक्यूरेट पता चलेगा।
जो महिलाएं गर्भवती हैं उसमें भी ये काफ़ी लाभकारी है। या जो बीपी के पेशेंट हैं, दवा खा रहे हैं या नहीं भी दवा खा रहे हैं और कभी कभी फेंटिंग अटैक होता है, तो शंका होती है कि कभी बीपी ज़्यादा घटने के कारण तो नहीं हुआ है, तो उसमें अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ABPM बहुत लाभकारी है। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जिनको भी बीपी के बारे में शंका हो कि वाकई में मुझे बीपी है या नहीं है, या इतना ज़्यादा है या इतना कम है, वो अगर ABPM 24 घंटे की अपनी मॉनिटरिंग अगर बीपी की अपना करवाते हैं तो उनको अपने बीपी के बारे में सही जानकारी मिलेगी और उसका सही उपचार हो पाएगा। और इसको हमेशा मैंने कहा कि एक ही जगह नहीं, कभी डॉक्टर के चैम्बर में जांच कराएं, और ज़्यादातर कोशिश आपकी होनी चाहिए कि हम घर के वातावरण में बीपी की जांच कराएं तो ज़्यादा एक्यूरेट बीपी की जानकारी मिलेगी। अब जब किसी व्यक्ति को ये पता लग गया कि उनका बीपी हाई है तो वो क्या करें, मतलब मेरा उन्हें क्या उपचार करना चाहिए। बीपी हाई होने का मतलब ये नहीं होता है कि झट से ना आप बीपी को घटाने वाली दवा का इस्तेमाल स्टार्ट कर दें, इतना भयभीत हो जाए। ये बीपी दवाई खाना बीपी के उपचार का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, जिसको टिप ऑफ द आइसबर्ग के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा भी बीपी अगर अपना बढ़ गया तो झट से ना दवा का इस्तेमाल करना अक्लमंदी नहीं है। पहले वी मस्ट गिव ए फेयर ट्रायल टू लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। अपने जीवन शैली में डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार आमूल परिवर्तन करें और उसको रीमॉडल करें। और देखा गया प्रायः बहुत सारे अध्ययन इस पर हुए हैं देश में विदेश में कि जिन लोगों ने अपनी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं डॉक्टरी एडवाइस के अनुसार, उनको ढेर सारे 50% केस में दवा खाने की नौबत नहीं आई है। और जो लोग 2-3 महीने के लाइफ स्टाइल के इस्तेमाल के बाद भी अगर उनका बीपी नहीं कंट्रोल होता है, ऐसे केस में मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि दवा ऐसा नहीं है कि हम बीपी की दवा 10 दिन 20 दिन खा लेंगे तो हमारा बीपी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बीपी की दवा की आवश्यकता पड़ती है तो अभी तक अमूमन लगभग ज़िंदगी भर ताउम्र आपको दवा खानी पड़ेगी। बार बार बीपी का जांच आपको करवाना होगा और दवाई में पैसे भी लगते हैं और दवाई की जो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आपको झेलनी पड़ेगी। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बीपी की दवा खाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद साइड इफ़ेक्ट उनके झेलना पड़ता है, जैसे उन्हें कमजोरी सी लगती है, मुंह सूखने लगता है, कुछ लोगों का पेट खराब हो जाता है, कुछ लोगों की नींद की कमी होने लगती है और कुछ लोगों में सेक्स की क्षमता भी घटने लगती है। ऐसी परिस्थिति होने पर एक शायर ने कहा था कि मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, पहले ही मैं मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। वो डॉक्टर, मेरी जो भी आपसे मिलने के पहले मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, आपसे मिलने के बाद दवा खाने के बाद मुझे ढेर सारी तकलीफ़ हो जाई। ये कहने का मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि दवा आपके लिए बहुत घातक है। मेरा कहने का मतलब है कि दवा खाने से अगर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ हो, साइड इफ़ेक्ट हो, तो निसंकोच अपने डॉक्टर को बतलाएं। उसके ढेर सारे उपाय हैं। दवाई की डोज को हम लोग घटाते हैं या उस दवा को बंद करके कोई दूसरी दवाई देते हैं जो आपको सूट करती है, और उसके बाद ज़्यादातर लोगों की लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव करती है। तो बीपी की जानकारी मिलने के बाद सबसे पहला हमारा कदम होना चाहिए कि हम अपने जीवन शैली में क्या परिवर्तन करें। दूसरा कदम, रिस्क फैक्टर को एसेस करें कि आप में कोई रिस्क फैक्टर तो ऐसे नहीं हैं जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं, जैसे आपका वज़न।
अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप मोटे हैं, ओवरवेट हैं, तो वो आपके लिए बहुत घातक होगा, वेट को घटाना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके साथ डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और स्मोकर अगर आप हैं तो स्मोकिंग को आपको कम करना होगा या स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा अल्कोहल आदत है लेने की, तो या तो अल्कोहल छोड़ें या अल्कोहल पर कम करें। तो रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना, जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाना, इन दोनों से अगर आपका बीपी नहीं कंट्रोल होता है और बीपी मॉडरेट रेंज में है, तब उसके बाद 2-3 महीने के बाद अगर नहीं कंट्रोल हो तो दवा इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं जीवन शैली में परिवर्तन के बारे में। लाइफ स्टाइल के बारे में मैं आपके सामने भगवत गीता की 6ठे अध्याय की 17वें श्लोक को शेयर करना चाहता हूँ। ये श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चित्तस्य कर्मसु युक्ता स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। A person having balanced qualities, taking balanced diet, working regularly and having regular and balanced sleep wakeful hours drives away the worldly miseries and suffering। जिनके सोने जागने का समय निश्चित हो, जो बैलेंस डाइट लेते हों, जिनके काम में संतुलन हो, ऐसे लोगों से काफ़ी सारे रोग दूर होते हैं। लाइफ स्टाइल की शुरुआत, ये हमारी जिम्मेदारी है कि लाइफ स्टाइल हम कैसे शुरू करें। इसकी सबसे पहली बात है कि अगर अपने वेट को देखें, अगर आपका वज़न BMI 30 से ज़्यादा है तो आप मोटे हैं, या आपकी एब्डोमेन की गर्थ 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप मोटे हैं। फीमेल लोगों के लिए अगर एब्डोमिनल गर्थ 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो मोटी हैं। तो जो लोग व्यक्ति या महिलाएं मोटे हैं, उनको पहला कदम होगा अपने वेट को घटाना। और वेट को घटाने के लिए अपने भोजन में और अपनी एक्टिविटी को ठीक करना पड़ेगा। भोजन में पूरे भोजन को रीमॉडल करना पड़ेगा। अक्सर जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा इस्तेमाल होती है, अनाज, चावल, दाल या रोटी सब्जी, और हम लोग कुछ उचित मात्रा में, बल्कि कहें कुछ ज़्यादा मात्रा में चावल या रोटी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग इंडियन डाइट के देखें तो हमारे डाइट में फ्रूट्स, फल और सब्जी और सलाद की बहुत ही स्कार्सिटी है, अपनी कमी है। ज़्यादातर लोग चावल दाल सब्जी खाए और यही मुख्य भोजन हम लोगों का है। डैश डाइट जो हाइपरटेंशन के लिए सबसे सारी दुनिया में मशहूर डाइट है, इसको एक्सेप्ट किया गया है। डाइट अगेंस्ट हाइपरटेंशन डैश डाइट की परिभाषा है कि इसमें अन्न की मात्रा को घटाया गया है और फल की मात्रा को ज़्यादा मात्रा किया गया है। आप अपने भोजन में फल, हरी सब्जी और सलाद की मात्रा को ज़्यादा करें और अन्न की मात्रा को थोड़ी सी घटाएं। कोशिश करें कि आपका पेट फल और सब्जी सलाद से भरे और रोटी सीमित मात्रा में, चावल सीमित मात्रा में खाएं। दूसरा महत्वपूर्ण एक सबसे बड़ी बात है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं अगर ज़्यादा फल अधिक मात्रा में खाऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा कि आपका वेट घटेगा। दूसरा फ़ायदा कि आपके भोजन में फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको मिलेगी, जिसके कारण बड़ी आंत का कैंसर नहीं होगा, बीपी आपका कम होगा, आपके भोजन में सॉल्ट की मात्रा घटेगी और बहुत सारे मुफ्त में आपको विटामिन्स मिलेंगे, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, विटामिन ए,
कि काफ़ी मात्रा एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगी, जिससे आपको ढेर सारे रोग बचेंगे। फाइबर की मात्रा उचित होने से लोगों को पेट की जो कब्जियत होती है वो दूर हो जाती है। आपके भोजन में फ़ैट की मात्रा कम होनी चाहिए। फ़ैट का मेरा इशारा है कि सैचुरेटेड फ़ैट, डालडा और घी आपके भोजन में ना हो। उसकी जगह आप रिफाइंड तेल या कोई अन्य तेल में 3 टाइप के तेल को रिकमेंड किया गया है: सरसों का तेल, ओलिव ऑयल या राइस ब्रान ऑयल। इस तीनों में जो तेल आपको पसंद हो, सीमित मात्रा में इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं। नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो मांस, मटन और अंडा से आपको ये बचना चाहिए, और मछली सीमित मात्रा में या चिकन सीमित मात्रा में आप खा सकते हैं। जो लोग मोटे हैं उनको भोजन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए। उससे भोजन आसानी से ठीक से पचता भी है, आपका वज़न भी उससे काफ़ी अपना कम होता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है भोजन के बारे में नमक की मात्रा में। सारी दुनिया में नमक पर बहुत जोर है। नमक के बारे में मैं एक जानकारी दूं कि जो लोग धूप में काम करते हैं या ऐसी जगह काम करते हैं जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा नमक खाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ढेर सारी सोडियम उनके स्वेटिंग से निकल जाती है। विंटर के टाइम में, जाड़े के टाइम में नमक को कम खाना उचित है, क्योंकि पसीना लगभग नहीं होता है। जो लोग एसी में काम करते हैं उनको नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि उनको पसीना निकलने का अपना मौका नहीं होता है। नमक कम करने का सबसे आसान टेक्निक यह है कि जो बाहर के सॉल्ट हैं, जो घर से बाहर आप लाते हैं भोजन में, रेस्टोरेंट का पका हुआ खाना, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ है कि जो पैक्ड फूड है, जो स्नैक्स के रूप में पैकिंग किया हुआ भुजिया, मिक्सचर, चिप्स की जो मार्केटिंग होती है, जो लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है, नाश्ते के रूप में लोग एक खरीद के खा लेते हैं, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उससे आप बचें। और घर में जाने अनजाने में हम पापड़, चाट, चटनी, पानी पूरी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इन सब खानों में नमक बहुत होता है ज़्यादा, इनसे बचें। आप नॉर्मल खाना जो खाते हैं, चावल, दाल, रोटी, हरी सब्जी, थोड़ा फ्रूट्स और थोड़ा दूध और दूध के बने हुए सामान, दूध और दूध के बने हुए सामान में एक सावधानी डालने की ज़रूरत है कि लो फैट डेयरी फूड्स, स्किम्ड दूध के अपने बने हुए सामान, दही या दूध या पनीर थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल आप करें तो वो ज़्यादा ठीक। भोजन में और भोजन करते समय अपने पोर्शन को घटाएं। पोर्शन का मतलब कि भर पेट खाना नहीं खाएं, अपने भर पेटने से थोड़ा सा अपने भोजन को घटाएं ताकि आपका वज़न नियंत्रण में रहे। लाइफ स्टाइल का सबसे बड़ा मकसद है, सफल होने की निशानी है कि आपका वज़न नियंत्रण में है। लाइफ स्टाइल आप पालन कर रहे हैं और वेट नहीं घट रहा है, इसका मतलब है कि आपका वज़न आपके खाने में या एक्सरसाइज में कोई अपना डिफेक्ट है। अब आपकी डाइट स्टाइल में और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अल्कोहल के बारे में। ये मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं। ये बातें मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो अल्कोहल के एडिक्ट हैं या जो अल्कोहल के बगैर नहीं रहते हैं। मेडिकल साइंस ये नहीं कहती है कि अल्कोहल पीना ज़रूरी है। मेडिकल साइंस ने कंप्रोमाइज़ किया है कि जो लोग अल्कोहल के बगैर नहीं रह सकते हैं, खास करके पश्चिम के देश के लोग, उन लोगों के उनके कल्चर में अल्कोहल है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर लागू है कि मॉडरेशन में 1 या 2 ड्रिंक आप पर डे चाहें तो इस्तेमाल आप न करें। और अल्कोहल के लेने के समय में स्नैक्स के बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ लोग उस समय बहुत नमकीन स्नैक्स खाते हैं। हिंदुस्तान में ये है, अल्कोहल जो लोग शौकीन हैं वो उसके साथ नॉन वेज आइटम
चिकन चिली, इस तरह के आइटम जो रेस्टोरेंट में अपना बनते हैं, या ड्राई फ्रूट्स, इस तरह के चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। उसकी जगह अगर आप सलाद या फ्रूट्स या ड्राई खाते हैं भुजा, तो वो ज़्यादा लाभकारी। अल्कोहल की मात्रा पर अंकुश लगाएं। एक ड्रिंक का मतलब होता है हार्ड ड्रिंक 1 आउंस, और वाइन 5 आउंस, बियर 12 आउंस। तो जो मेल हैं उनके लिए 2 ड्रिंक पर डे, और जो फीमेल हैं उनके लिए 1 ड्रिंक पर डे से ज़्यादा मेडिकल साइंस ने परमिट नहीं किया है, अलाउ किया है, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये कंप्रोमाइज़ है। तो भोजन में अगर इतनी तरह की बातें पर ध्यान देंगे तो उसको हेल्दी फूड कहा जाएगा, और इससे आपका बीपी भी काफ़ी कम होगा। भोजन के बाद एक्सरसाइज की बात करना बहुत आवश्यक है। एक्सरसाइज में आप हल्के फुल्के एक्सरसाइज 30 मिनट के वॉक अगर आप करते हैं, थोड़ी सी झटक के चलें, ब्रिस्क वॉक अगर करते हैं तो 1 मिनट में अगर 60 स्टेप्स चलते हैं तो अधिक लाभकारी है। वॉक में अगर आप योग को जोड़ दें, आधे घंटे का योग अभ्यास, आसन, प्राणायाम और ध्यान करते हैं, तो ये अति लाभकारी है। दोनों को मिला के करने से देखा गया है कि बीपी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। कोई बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, जिम वगैरह की एक्सरसाइज से आपको अपना बचना चाहिए, और बहुत भारी भरकम वेट लिफ्टिंग आपको नहीं उठाना चाहिए। इन सब बातों के बाद स्ट्रेस का भी मैनेजमेंट आपके लिए बहुत आवश्यक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो लोग योग के अभ्यासी हैं और जो मेडिटेशन करते हैं, उनको मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटीडोट फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ऐसे भी आप स्ट्रेस का वर्कशॉप करें, कुछ ध्यान अपना पूजा पाठ करेंगे तो आपके काफ़ी स्ट्रेस कम होगा। और डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल फॉलो करने से और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से स्ट्रेस में काफ़ी कमी आती है। ये इन सब बातों का ख्याल अगर अपने लाइफ स्टाइल में देते हैं तो काफ़ी केसेस में देखा गया है कि बीपी की दवाओं का आवश्यकता नहीं पड़ती है। रह गई बीपी की दवाओं के बारे में, तो इसका आप सिलेक्शन आपके डॉक्टर करेंगे। वो देखते हैं कि बीपी के अलावा आपको रिस्क फैक्टर क्या है। उसका एग्जांपल मैं दूं कि अगर आपका बीपी 140/90 से कुछ ऊपर है, 144/94 है, तो ये आप स्टेज 2 हाइपरटेंसिव हो गए और आपको दवा की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है इसके अलावा, बीपी के अलावा, जैसे आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपका वेट ज़्यादा नहीं है, आप सिगरेट नहीं पीते हैं, आप अल्कोहल नहीं लेते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, तो अगर आप 2-3 महीना ईमानदारी से लाइफ स्टाइल के जो इंस्ट्रक्शन को मैंने बताया फॉलो करते हैं, आपके पास समय है, तो 50% उम्मीद है कि आपकी बीपी कंट्रोल में हो जाएगी। लेकिन अगर आपका बीपी 144/94 है और आपको इसके अलावा आपका वेट ज़्यादा है, आप सिगरेट पीते हैं, या आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या आपको डायबिटीज़ है, तो आप लाइफ स्टाइल के असर होने का इंतज़ार करना आपके लिए अक्लमंदी नहीं है। आपको दवा, जो आपके डॉक्टर दवाई बतलाएंगे, आपके लिए दवाई चुनेंगे, आपको दवा स्टार्ट करना चाहिए, और साथ साथ लाइफ स्टाइल के भी अपना मेजर को स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज है, मतलब आँख की कोई गड़बड़ी, किडनी की गड़बड़ी, हार्ट की कोई निकलती है गड़बड़ी, तो इसके अलावा भी अन्य दवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी तक मित्रों हमने आपको बताया कि हाई बीपी क्या है, हाई बीपी कितने टाइप के होते हैं, हाई बीपी को कैसे हम लोग नापते हैं, और हाई बीपी का कैसे उपचार करते हैं ताकि इसका बीपी कंट्रोल हो जाए। और हमारा हाई बीपी की दवा लेने का उद्देश्य है कि नंबर 1 की बीपी कंट्रोल हो, और सबसे महत्वपूर्ण कि बीपी से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है उससे आपकी रक्षा हो, जैसे हार्ट अटैक, आपका
पक्षाघात और किडनी और आँख की रोशनी महफूज रहे। इसी उद्देश्य के साथ बीपी की दवा को हम लोग अपने पेशेंट को देते हैं। एक सवाल लोग पूछते हैं कि बीपी की दवा कब तक, कितने रोज़ तक खानी पड़ेगी। उसका सही जवाब है कि अभी तक जितने अनुसंधान हुए हैं, सारी दुनिया में आज तक कोई ऐसी दवा नहीं निकली है जो ये दावा करे कि मैं 1 महीने, 2 महीने, 1 साल में बीपी को ठीक कर दूंगा। आपको ताउम्र दवाई ले करके, लाइफ स्टाइल की मेजर फॉलो करके इसको नियंत्रण में रखना पड़ेगा। नियंत्रण का मतलब टारगेट, आपका कितना टारगेट होना चाहिए बीपी का। नियंत्रण का मतलब क्या? इसका मतलब है कि 130/80 अगर बीपी रहता है तो आप अपने को नियंत्रित में रखें। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं, आप किडनी के पेशेंट हैं, आप और भी कोई अन्य रिस्क फैक्टर कैरी कर रहे हैं, तो आपको 120/80 बीपी तक से ज़्यादा आपका बीपी दवा खाने के बाद नहीं होना चाहिए। टारगेट को आपको अचीव करना चाहिए। अब अंत में मैं अपनी बातों को समराइज करूं टेक होम मैसेज के रूप में कि बीपी से कोई डरने की बात नहीं है। बीपी में अगर आप लाइफ स्टाइल को मानते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, डॉक्टरी एडवाइस के अनुसार दवा लेते हैं, रेगुलर आप अपनी जांच कराते हैं, कम से कम सप्ताह में एक बार बीपी, अगर दवा आप खा रहे हैं तो वीक में एक बार बीपी जांच अपना करा के देखिए कि बीपी आपका कंट्रोल में है कि नहीं। और ठंड के मौसम में मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी बीपी के पेशेंट हैं उनका बीपी कुछ ज़्यादा हो जाता है, उस समय ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। अगर ठंड के मौसम में आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो पक्षाघात होने की संभावना होती है। तो उसमें सप्ताह में 2 बार आप अवश्य जांच कराएं कि आपका बीपी टारगेट से ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, 120 या 130/80 से ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। और अपने डॉक्टरों के एडवाइस के अनुसार दवा खा करके कंट्रोल करें। और साथ साथ में जो लाइफ स्टाइल को फॉलो करें और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी ज़रूर ध्यान दें। अगर मैं समझता हूँ कि इन बातों का आप ख्याल करेंगे तो आपको किसी तरह की सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, आपकी आयु भी लंबी होगी। इसी शुभ कामनाओं के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।